आज का जो बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट है वो है अर्थ से हम शुरू करते हैं। देखो हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम से मैंने नहीं शुरू किया ना यूनिवर्स से शुरू किया। भाई यूनिवर्स सोलर सिस्टम का जो एरिया है बहुत पुराना हो चुका है दोस्तों, इसीलिए हमें शुरू करना है कहाँ से? बेसिक चीज़ों से। किससे? अर्थ से। अर्थ क्या है और अर्थ का एक इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। भाई पृथ्वी गोल है सब जानते हैं, पृथ्वी की बेसिक चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ क्या है हमें उसको जानना है, उस पर बात करना है। ठीक है, इस एरिया से, इस अर्थ के एरिया से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, पढ़ी है तो आप बताइए, नहीं पढ़ी है तो जानिए। और हम एक ऐसे तरीके से इसको समझेंगे कि भाई एक बार पढ़ोगे तो भाई नहीं भूलोगे। सारा का सारा अर्थ का पूरा कच्चा चिट्ठा आज मैं खोलने वाला हूँ। तो तैयार है भाई सब लोग? आप लोग यहाँ पर भाई सब लोग लाइव आ जाओ। और जो लोग अभी लाइव हैं भाई बाकी दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर और करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं। हेलो रश्मि, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन गाइस। जो लोग आ गए, बहुत से लोगों का गुड इवनिंग मैंने नहीं बोला है और बाकी सबको एक साथ बोल दिया। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो चलो पृथ्वी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं तो पहले कुछ पूछताछ से शुरू करते हैं। पूछताछ से मतलब कि आप क्या जानते हैं और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए कि मैं जो बताना चाहता हूँ कि आप वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। आपके सामने यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इनके आंसर दीजिए। देखो टाइमर ऊपर चल रहा है दोस्तों, तो टाइमर के अकॉर्डिंग आंसर देते जाओ। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर टाइमर चल रहा है। जल्दी से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर दो कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या कितनी है, या विषुवत रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। भाई इन सारी चीज़ों का फटाफट जवाब दीजिए। टाइमर चल रहा है, आपको मैंने समय दिया है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। भाई 18 सेकेंड बचे हैं, आंसर दे दो भाई जल्दी जल्दी। भाई आंसर दीजिए। आपको अगर आंसर पता है तो वेल गुड है, जल्दी से बता दो। अगर नहीं पता है तो मैं अभी बताता हूँ आंसर आपको सारी चीज़ों का। भाई अंडाकार, मोनिका बता रही हैं कि हमारी पृथ्वी की आकृति अंडाकार। और कुछ और बताएगा भाई? टाइमर चल रहा है, टाइम पूरा हो रहा है, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से बताओ। और कोई बताएगा? किसी और की कोई और विचारधारा? पृथ्वी की आकृति कैसी? भाई तो मोनिका जी ने बोल दिया अंडाकार। और कोई बताएगा? कोई इसके लिए कुछ और वर्ड यूज़ करेगा? जल्दी से बताओ भाई, देर मत करो। आपके सवाल का जवाब बताते जाइए भाई। दो मिनट पूरे होने वाले हैं। डिम्पल ने बताया जियोइड, वेरी गुड डिम्पल, ओके। और पृथ्वी की घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व रश्मि बता रही 11.2 पलायन वेग है, ओके। आर्यन बता रहे ऑब्लेट स्पोराइड है, ओके। और कोई बताएगा? अंडाकार है, जसिका ने बताया है अंडाकार। और बताइए भाई, और पृथ्वी का घनत्व कितना है ये तो बता दो भाई। पृथ्वी का घनत्व कितना है जल्दी से बताओ। पृथ्वी का घनत्व कितना है जल्दी बताइए भाई। घनत्व, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ? डेंसिटी बता दो। अच्छा 11.2 सचिन, ये 11.2 आप शायद पलायन वेग बता रहे हो, ओके वेरी गुड। और कोई बताएगा? भाई टाइमर रन कर रहा है। रश्मि बता रही है ए 4.6 9.8। भाई ये क्या है? एज है कि आपका डेंसिटी है, क्या आप बता रहे हो? 5.51 ग्राम, ग्राम में डेंसिटी। अच्छा ओके वारेन, सही है, वेरी गुड। और कोई बताएगा भाई? चलो अब बहुत लोगों ने जवाब दे दिया, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने आंसर एकदम सही दिया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के बारे में, तो भाई पृथ्वी की अगर हम आकृति की बात करते हैं तो भाई पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? पृथ्वी होता है भूआब। भूआब को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड। अभी किसी ने जियोइड बोला था, एकदम परफेक्ट वर्ड है। ठीक है, अंडाकार, संतरे के आकार की, ये सब बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ये इसका आकृति कैसी होती है? भूआब। भूआब मतलब जियोइड, इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पोल्स पर चपटी है और विषुवत रेखा पर चौड़ी है। इस वजह से पृथ्वी की 2 अक्ष है।
कितनी अक्ष है भाई? 2 अक्ष है। पृथ्वी की एक्सिस कितनी है? पृथ्वी की 2 एक्सिस हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसके पास 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक होती है विषुवत रेखीय त्रिज्या, एक होती है ध्रुवीय त्रिज्या। भाई पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या के बीच का जो अंतर होता है वो होता है 21 किलोमीटर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है आपकी विषुवत रेखा, और जो वर्टिकल होती है वो होती है पोलर। और इन दोनों का साइज सेम नहीं होता, क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर है चपटी, और चपटे होने की वजह से क्या है? चपटे होने की वजह से वो पोल की रेडियस विषुवत रेखा के रेडियस से क्या है? कम है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 21 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी का घनत्व तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी जैसे प्याज की परतों में बहुत सारी परतें होती हैं, वैसे हमारी पृथ्वी में भी बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, और इनमें बहुत सारी परतों को मिलाकर मोटी मोटी 3 परत हम बनाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो पृथ्वी के पास कोई फिक्स डेंसिटी या घनत्व नहीं है, लेकिन एक एवरेज डेंसिटी है। वो कितनी है? 5.52 ग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे याद रखिएगा, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी की एज कितनी है? पृथ्वी की आयु या एज जो है दोस्तों, वो एज है 4.6 बिलियन। ठीक है, पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी है हमारी पृथ्वी, इसके बारे में जानिएगा। फिर लास्ट वन जो मैंने आपसे पूछा था वो है आपका पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है भाई? पृथ्वी के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे वो नीचे आ जाएगी। आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकिए वो नीचे आएगी। यकीन ना हो तो छत से कूद के देखो, पूरा गुरुत्वाकर्षण लगेगा और आपको उसका पूरा आभास होगा। तो किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आ जाती है। तो क्या है, हमें अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंकना है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हमें उस वस्तु को फेंकना होगा, है ना। और किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए वो न्यूनतम वेग जो चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पलायन वेग की डेफिनेशन वगैरह इतनी नहीं पूछी जाती है, एकदम ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दी जाएगी। और इसके मान कितना होता है? इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो भाई पृथ्वी के परिचय का पहला पार्ट मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो भाई पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? भाई जल्दी से बताओ कितने प्रकार की गति होती है, आप लोग जल्दी बताइए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से बताइए। पृथ्वी के परिचय चल रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से बताओ पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ मोशन अर्थ हैज़? अविनाश ने आंसर दिया है 2। भाई और कोई आंसर बताएगा? टाइमर चल रहा है भाई, टाइमर मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि आप लोग जल्दी से आंसर दो। अब मैं देखना चाहता हूँ कितना रिएक्शन टाइम है। ओके, पूजा, डिम्पल, मोनिका, आर्यन, ओके वेरी गुड। जसिका ने बताया 3। जसिका तीसरी कौन सी है? अभितोष ने बताया 2, डिम्पल ने, पूजा ने, सब ने बताया है 2। वेरी गुड गाइज। अर्थ हैज़ 2 मोशन। ओके, अगर हम बात करें तो पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती? पृथ्वी की गतियाँ होती 2। पहले नंबर पे होता है रेवोल्यूशन और दूसरे नंबर पे होता है रोटेशन। ठीक है, रेवोल्यूशन और रोटेशन। पहली चीज़ आती है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्षों पर लट्टू की तरह नाचता है ना, कुछ इस तरह से। पृथ्वी अपने अक्षों पर जो लट्टू की तरह नाचता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्षों पर लट्टू की तरह नाचता है, इसे बोलते हैं रोटेशन। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? दिन और रात होती है। क्या होता है? दिन और रात। इसी रोटेशन के साथ जब वो अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, इसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। कुछ इस तरह से, जो आपका अगला डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है ना, ध्यान से देख लो, एकदम बगल वाला जो है वो है आपका रेवोल्यूशन। थोड़ा डायग्राम उल्टा हो गया है, स्वैप कर लीजिएगा, है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन का डायग्राम। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है? रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से क्या होता है भाई? परिक्रमण की वजह से होता है ऋतुओं में परिवर्तन या सीजन चेंज। अब यहाँ पर कुछ बेसिक 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको जानना है। उन दोनों क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। देखो, पहली चीज़ है रोटेशन। अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल स्पीड या
परिघूर्णन गति क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, वो जो नोटेट करने की गति है वो क्या है। तो भाई ये गति लिखी हुई है, इसको याद कर ली, एग्जाम में अक्सर आ जाती है। हाँ कभी कभी 16 ना देकर 1700 दे देते हैं या 16.5 दे देते हैं, ये एग्जैक्ट फिगर मत याद रखिएगा, नियर अबाउट याद रखिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति सेकंड लिख गया है, इसकी जगह किलोमीटर प्रति घंटा याद रखिएगा। ठीक है, अब पृथ्वी घूर्णन कर रहा है और घूर्णन करते हुए अपना एक चक्कर, मतलब एक साइकिल पूरे करने में कितना समय ले रहा है, लगभग 24 घंटा। एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे मत भूलना दोस्तों, है ना। अब रोटेशन के बाद आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो स्पीड है ना, पृथ्वी की जो रेवोल्यूशन स्पीड है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। वो वाली घंटे में थी, उसको सही कर लीजिएगा, ये एकदम सही लिखी हुई है। अब इसको लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आया है, मतलब आपके सीटेट के बड़े पेपरों में तो आता ही है, छोटे मोटे जो पेपर होते हैं सिविल सर्विस वगैरह के वहाँ पर भी आ जाता है, पीसीएस के पेपर में भी आ जाता है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कई पेपरों में आया हुआ है। और इस गति से घूमते हुए अर्थ अपने एक्सिस पर नहीं, ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती, 365 दिन और 1/4, 365.25 या 365 सही 1/4 दिन, इतने टाइम में ये पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो गाइस आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है। समझ में आ गया, समझ में आया, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए फिर हम आगे बढ़े। समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से बताओ। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन पूछूं कि ना पूछूं, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पूछूं कि ना पूछूं। एकदम सही आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम स्वैप हो गया तो इसे ध्यान रखिएगा, रोटेशन का रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन का रोटेशन हो गया है, तो डायग्राम को ध्यान रखना। चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है कि रेवोल्यूशन स्पीड ज़्यादा है, पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा है कि परिक्रमण गति ज़्यादा है, जल्दी से बता दो कौन सी गति ज़्यादा है, रोटेशन की रेवोल्यूशन, जल्दी से बताइएगा इस, जल्दी से बताओ। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते जाओ, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ भाई। मेरा मोटिव है कि 45 दिन में एसएसटी का एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हर पार्ट में आपका एक एक चीज़ों को मैं करा दूँ। जल्दी से बताओ, रोटेशन स्पीड ज़्यादा है कि रेवोल्यूशन स्पीड ज़्यादा है, पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा है कि परिक्रमण गति ज़्यादा है, जल्दी से बता दो दोस्तों, जल्दी जल्दी। डेली 10 बजे क्लास होगी, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। ओके, प्रियंका बता रही है रोटेशन, डिम्पल बता रही रोटेशन, और भाई बाकी लोग भी जल्दी से बता दो अपने अपने आचार विचार। भाई जिसका जो आचार विचार है वो जल्दी से बता दो कि भाई रोटेशन ज़्यादा है कि रेवोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रोटेशन के साथ जा रहे हैं भाई कि रोटेशन स्पीड ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा बता रहे हो। ओके, अब ध्यान से देखो भाई, ये मैंने बोला कि ये गलत लिखा है, यहाँ पे घंटा लिखा हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ कि तुमको याद है कि नहीं। ये यहाँ पे क्या लिखा है, किलोमीटर पर आवर, और ये क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर देखा जाए तो अगर इसको आवर को सेकेंड में चेंज करोगे, भाई देखो ये 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1800 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में 16-10 किलोमीटर चल रहा है। तो भाई कौन सी गति ज़्यादा है, ये खुद ब खुद आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति ज़्यादा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे सेकंड गलत लिखा हुआ है, आवर है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए भाई बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रियंका, ये क्लास आज पहली क्लास है, आज मेरा पहला दिन है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रेगुलर चलेगी, और फिर आपका वीकेंड पर जो क्लासेस होंगी वो मैराथन क्लासेस होंगी। तो ये जो 45 डेज़ का शेड्यूल है वो ऐसे ही चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये क्लास में आप रेगुलर रह सकते हो, पूरी एसएसटी पढ़ाई जाएगी बिना किसी भी टॉपिक को छोड़े। हम कोशिश करेंगे कि आपके पेडागोजी पार्ट को भी कवर करें और उसको भी लें। ठीक है, और ये याद रखिएगा टारगेट हमारा क्या है,
थ्योरी को यहाँ पर ज़्यादा कवर करना और क्वेश्चंस को स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास भी होंगी, मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग आपको शेड्यूल में मिल गई होंगी। भाई मेरा नाम याद रखिएगा, नूरुस्सलाम, ठीक है। एसएसटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपका सीटेट का। चलिए, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत देर में ही ले रही है। यहाँ तक क्लियर भाई सबको? रोटेशन रेवोल्यूशन क्लियर हो? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं एक और बेसिक चीज़ पर। देखो, रोटेशन रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर बनता है और इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि देखो ये आपका सन है, ये क्या है आपका सन, ठीक, और ये हमारे अर्थ है। अब सन के चारों तरफ अर्थ जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा, एलिप्टिकल ऑर्बिट या दीर्घवृत्ताकार कक्षा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एलिप्स है वो एसिमेट्रिक है, मतलब फोकस जो है बीच में नहीं है। सन एक फोकस पे तो है लेकिन बीच में नहीं है। तो एक टाइम पे क्या होता है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मिनिमम। और एक टाइम में सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है दोस्तों? मैक्सिमम। तो जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो इसको बोलते हैं हम क्या? एपहेलियन, या हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसौर। और जब इनके बीच की दूरी मिनिमम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके बीच की डिस्टेंस ये मिनिमम होती है तो इसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन या पेरिजी, ठीक है, पेरिहेलियन या उपसौर। बात क्लियर है? देखो एक टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग जी। जी देखिए प्रियंका जी, ये जो होता है आपको बस याद रखना है कि सुपर टेट जो है उसमें 50% टेट का ही आना है, सी टेट का टेट का ही आना है। 50% से ज़्यादा ही सुपर टेट का जो भी सिलेबस है वही है। सुपर टेट में एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है? सुपर टेट में एक्स्ट्रा आपका सिर्फ करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर जुड़ गया है ना, एक्स्ट्रा ये जुड़ गया। बाकी पूरा सिलेबस सी टेट टेट का ही है। बस जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 में भी आपका साइंस मैथ सबको कंबाइंड कर दिया है और बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सुपर टेट में काम नहीं आएगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव है सी टेट को देखना, क्योंकि कोर्स चल रहा है 45 दिन में सी टेट को क्रैक कराना। चलिए अब यहाँ से देखो, ये तो हो गया एक टाइम पर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जब मैक्सिमम होती है। डायग्राम ध्यान से देख लो आप लोग, ये जो डायग्राम लिखा बना हुआ है यहाँ पर, इसको आराम से ध्यान से समझो, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इसे हम बोलते हैं एपहेलियन। एपहेलियन मतलब अपसौर। और जब इनके बीच की दूरी मिनिमम होती है उसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन। जो सबसे ऊपर लिखा है दिख रहा है आप लोगों को, पेरिहेलियन या उपसौर, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास देखो यहाँ पर अगला क्या है, ये है हमारा अर्थ और ये है मून, ठीक है। चंद्रमा जो है सूर्य के चारों तरफ भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, एक टाइम में इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है और एक टाइम में इनके बीच की दूरी मिनिमम होती है। ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये इनके बीच की मिनिमम। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस किसके किसके बीच की है ये समझ में आ गया। जो सन और अर्थ के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन। और अगर हम अर्थ और मून के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बोले तो वो क्या है, पेरिजी या उपभू। और अर्थ और मून के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस अपसौर या एपोजी। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद रखो। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के पढ़िए, अगर समझ के पढ़ोगे दोस्तों कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अप और पेरी, पी से पेरी है, पेरी का मतलब पास, अप मतलब होता है अपार्ट, ठीक है। उप मतलब होता है करीब और अप मतलब होता है दूर। तो देखो जब भी पेरी आए, पेरी वर्ड यूज हो तो समझ लो पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूज हुआ है क्या भाई, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेरी, लिखा हुआ है पेरी मतलब या उपसौर लिखा हुआ है, तो हमें पता लगा पेरिहेलियन, तो हमें पता लगा पास वाला कंडीशन है, किसी कंडीशन है पास वाली। लेकिन अब कौन किसके पास है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पेरी है, तो अब कौन किसके पास है कैसे पता चलेगा। देखो जो भी बीच में होता है उसका नाम आखिरी में लगा होता है, देखो उपसौर, पेरिहेलियन। तो भाई जब भी आपसे पूछे पेरिहेलियन तो ये किसके बीच की दूरी होती है, पेरिहेलियन। अगर आपसे पूछता है तो ये किसके बीच की है, तो पेरी मतलब न्यूनतम दूरी,
मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच की? देखो हेलियन मतलब होता है सन, और सन के चारों तरफ कौन घूमेगा? अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच की न्यूनतम दूरी है। क्लियर है? इसी तरह से अगर पूछे पेरिजी उपभू, उप मतलब न्यूनतम दूरी, और किसके बीच? बीच में कौन है? भू, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी। पेरिजी जियो, जियो मतलब क्या है भाई? जियो मतलब वो सिम नहीं जो आप यूज़ करते हो, जियो मतलब वो सिम नहीं होता है जो आप यूज़ करते हो, जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। तो बीच में यहाँ पर जियो है, तो इसके चारों तरफ कौन घूमेगा? मून। तो पेरिजी मतलब मून और अर्थ के बीच की न्यूनतम दूरी। इसी तरह से एपहेलियन और एपोजी होता है। तो देखो इतना आसान सी चीज़ है, इसको रट्टा मत मारो, इसको सिर्फ ध्यान रखो। अगर दोस्तों आप इसे ध्यान रखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्या बताया है? आर्यन बता रहे 4 जुलाई एपेलियन, 3 जनवरी पेरिहेलियन, है कि नहीं भाई? देखो आर्यन ने बताया कि एपेलियन जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, और पेरिहेलियन जो होता है वो 3 जुलाई को होता है कि नहीं होता है? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 3 जुलाई को एपेलियन, सॉरी 3 जनवरी को, जनवरी, बहुत से लोग होंगे सोच रहे होंगे 3 जनवरी को पेरिहेलियन, ठीक है, और 4 जुलाई को एपेलियन, है कि नहीं? आर्यन ने ये बताया, ठीक। और कोई कुछ और बताएगा? ओके, रश्मि ने डिस्टेंस भी बता दिया, रश्मि ने भी यही बताया। अब देखो बहुत से बच्चे सोचते, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनकी डेट पूछी जाती है कि भाई एपहेलियन की डेट बताओ, अपसौर की डेट बताओ। तो देखो डेट यहाँ पे अभी तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब क्या है, आपने अभी रट्टा मार लिया, वहाँ पे कंफ्यूज। एपहेलियन की डेट क्या है? 4 जुलाई की 3 जनवरी। अब इसमें आप कंफ्यूज, ऑप्शन भी कैसे देता है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जुलाई, 4 जुलाई। अब आप कंफ्यूज कि एपहेलियन की डेट क्या होगी। तब क्या करते हैं आप? तब आप लगाते हो जुगाड़, ठीक है। इंडिया इज अ जुगाड़ कंट्री, तो जुगाड़ बहुत लगाते हो भैया आप लोग, है ना। अब ये जुगाड़ कैसे लगती है? देखो बहुत आसान सी। आप सोचते हो कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी है? अधिकतम। अब इनके बीच की दूरी अधिकतम है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे ज़्यादा पड़ेगी, कम? आप बोलोगे कम पड़ेगी, ठीक है। जब कम पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, गर्मी, तो आप बोलोगे सर ठंडी पड़ेगी, है ना। ठंडा का महीना जुलाई होता है कि जनवरी? तो आप कहोगे सर जनवरी होता है, झट जनवरी लगा दो, और ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे गलत करते हैं और अक्सर पेपर में क्वेश्चन गलत करते हैं। तो भाई इसको, फंडे को बिल्कुल मत अपनाइएगा, ठीक है। इसका फंडा ये होता है कि भाई आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है 4 जुलाई वाला, तो देखो सन की रेज पड़ती है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत, उसी के 2 हफ्ते के बाद 4 जुलाई पड़ता है। और जुलाई का महीना सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आसानी से दोस्तों सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। और ये ट्रिक क्या है, मैं कभी कोई ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये देखो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, इनका नाम इसी तरह से रखा ही गया है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान कर लोगे सब चीज़ें आसानी से हो जाएगी। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आ गए आपके लिए, फट से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। बहुत से लोग इसका जवाब दे चुके हैं। अच्छा ये बताओ पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, इनको पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग आप कर लो। 1 2 3 जिसका भी आंसर देना है दे लो, नंबर लिख के, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, ऑर्डर में करके जल्दी से नंबर बताओ। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? जल्दी से बताइए भाई, टाइम ना वेस्ट करिए, टाइमर रन कर रहा है बहुत जल्दी, सब टाइम भागने लगता है। जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी बताइए, टाइमर रन कर रहा है। जवाब देना शुरू करो भाई, आप लोग कहाँ रह गए? और लाइक और शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाते जाओ। भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से ही बेनिफिट होगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप जानते ही हैं। हाँ भाई जल्दी से बताओ। चौदह करोड़, ओके, पहले का 14 करोड़ बताया जा रहा है, वेरी गुड। और कोई बताएगा? जल्दी से बताओ भाई, और किसी का कुछ और विचारधारा? किसी की और कोई आचार विचार जो वो बताना चाह रहा हो? जसिका ने बताया, ओके, ये तो आप जसिका
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नहीं है, ये चंद्रमा वाली है ये तो। ओके, बाकी भाई कहाँ ले चले गए, इतना मत सोचिए। देखो अगर देखो न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करो। आप सब टीचर बनने वाले हो और मैं हमेशा इसी क्रिया से पढ़ाता हूँ कि भाई आपका रिएक्शन आता रहे, आप बोर ना हो और पढ़ते रहो, और क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ और आसानी से बता रहा हूँ। चलो भाई, मतलब अब अच्छा, पृथ्वी दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, यही बता दो यार, जल्दी से बता दो, यही बता दो। नहीं बताना चाहते हो, नाराज हो, नहीं बताओगे, यही बता दो कि दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, जल्दी से यही बता दो। व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है भाई, यही बता दो। ओके, वेरी गुड आर्यन, पूजा, सबने आंसर दे रहे हैं। और कोई बताएगा भाई? ओके ओके, वेरी गुड प्रियंका, आपका जवाब भी आया, वेरी गुड। और कोई बताएगा? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया, जो मून का बताया, यहाँ पे पूछा तो कुछ और जा रहा है ना। हाँ, अच्छा, दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु ही बता दो भाई आप लोग। चैलेंजर और डीप, ओके, चैलेंजर डेप, ओके, वेरी गुड। दुनिया का सबसे उच्चतम बिंदु, अच्छा वो तो सबको पता है, वो भाई इसीलिए पूछा नहीं। मैंने जो पर्सनल सवाल पूछे, पहला वाला और आखिरी वाला पूछा है, मेरा इंटरेस्ट उसमें कुछ खास है, पहले और आखिरी में। अच्छा, दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु जल्दी से बताओ। और कोई लोग बताएगा कि मैं आगे बढ़ूं और फिर आपको आंसर करूं इन सब चीज़ों के, जल्दी से बता दो भाई। देखो पहली चीज़ है कि जितने लोगों को जो पता है वो पूछ लेता हूं मैं, और फिर मुझे जो बताना होता है उसको डेप्थ में आपको दे देता हूं, है ना, और जो करेक्शन उसमें करना होता है वो हो जाता है। दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु भाई जल्दी से बता दो, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूं, और चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कुछ नहीं होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी औसत होती है, वो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर, या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, एग्जैक्ट ये है, और नियर अबाउट जो होती है 15 करोड़। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। अधिकतम दूरी अभी बताया था एपेलियन या अपसौर जो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी, जो लिखी हुई है 14.7 करोड़ किलोमीटर। बाकी लोगों ने एग्जैक्ट मिलियंस में बताया, वो भी सही है ना, करोड़ हटा दो और पॉइंट हटा दो तो मिलियंस में आ जाएगा, एकदम सही है। इसके बाद अगले नंबर पे आता है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है। द टाइम टेकन बाय सन रेज टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट एंड 18 सेकेंड। ओके, इसे याद रखिएगा। और लगभग 500 सेकंड लगता है, लगभग कितने सेकंड लगता है, लगभग 500 सेकंड लगता है। और दुनिया का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट, आर्यन एकदम सही है, ठीक है। और दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु है मृत सागर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे जो गलत करते मैं वो बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं पूछ रहा था। देखो होता है क्या ना, पूछताछ के दौरान आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें याद करा दूंगा, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहोगे और मेरे से इंटरेक्ट करते रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सब चीज़ें याद हो जाएगी आप लोगों को, कुछ भी नहीं बचेगा, सब याद करा दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पूछने की टेक्निक ऐसी है कि आपको रट जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा कुछ बेइज्जती भी करता हूँ और थोड़ा बहुत मजाक करके आपको याद करा दूंगा, है ना। और वो तभी आप याद कर पाओगे जब आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे, जवाब देते रहोगे, ठीक है। अब देखिए पूजा ने इसी में बोल दिया कि सर मृत सागर नहीं होगा, मैरियाना ट्रेंच होगी। भाई ये तो कोई मैरियाना ट्रेंच है, ये क्या है आपकी मैरियाना ट्रेंच, है कि नहीं, मारियाना गर्त होगी। अब देखो दुनिया में मतलब होता है लैंड, दुनिया का मतलब क्या है वर्ल्ड, वर्ल्ड
है ना, वर्ल्ड, या फिर आपका वर्ल्ड का मतलब होता है सारे कॉन्टिनेंट इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर यही दुनिया की जगह पूछा जाता पृथ्वी, क्या वर्ड होता यूज, पृथ्वी, या वर्ड यूज होता अर्थ, इन दोनों में से कोई वर्ड यूज होता, तब आपका आंसर मैरियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त एकदम सही था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर दुनिया का मतलब दुनिया में आता है लैंड, सिर्फ ओनली लैंड। जब हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया या वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वर्ल्ड में या दुनिया में सिर्फ हमारे पास आता है लैंड, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए इसे याद रखिए। देखो मैं उन ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी हमेशा आप लोगों को कंफ्यूज करता है और मैं बच्चे रटने लगते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं ज्योग्राफी को रटने नहीं दूंगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ। आपको सब्जेक्ट इतना स्मूथली समझ में आ जाएगा कि आप कभी भी इसमें क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं, ये तो टॉपिक क्लियर हो गया। देखो ये तो यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट, ये देखो दिख गया तुम लोग को, देखो ये माउंट एवरेस्ट है, ये मैरियाना ग्रंथ है। लेकिन जब हम किसके बारे में बात करेंगे दुनिया में, तो भाई मृत सागर होगा, डेड सी, ठीक है, डेड सी, ठीक। डेड सी जो है ये एक झील है, ठीक, इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पर, इसे याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन चल रहा है, धीरे धीरे करके बिल्कुल। देखिए पूजा ज्योग्राफी आपकी वीक है, वो सब मैं टाइट कर दूंगा, मतलब सब स्ट्रांग हो जाएगी और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा सिर्फ एनसीईआरटी, और आप इतना जान जाओगे कि आपको हर एग्ज़ाम में तक आ जाएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले चीज़ पे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, देखो हमने पृथ्वी की बेसिक डिटेल ले ली, अब हम पृथ्वी के अंदर की डिटेल लेते हैं। अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर झांकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अरे भाई आर्यन अब तो 4G भी जा रहा है, अब तो 5G आ रहा है मोबाइल, सब देखो अब जो भी नए मोबाइल लेना तो 5G देख के लेना, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी अगले साल तक। इस साल ही होनी थी, कोरोना आ गया। अब देखो IPL दुबई में हो रहा है, अबू धाबी में। चलो अब यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब पृथ्वी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई पृथ्वी के अंदर जब हम जाएंगे तो देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, पृथ्वी में जो है प्याज की परतों की तरह बहुत सारी परतें होती हैं, और मोटी मोटी परतों को मिलाकर हम 3 परत बनाते हैं, है ना, 3 लेयर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो बाहर की होती है ना, ये देखो इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं भू पापर्टी, है ना। फिर बीच वाली लेयर जो होती है उसे हम मेंटल बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मेंटली यूज़ करते हैं, वैसे इसका हिंदी का वर्ड बड़ा खतरनाक है। और अंदर का जो कोर होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रोड। तो इस तरह से पृथ्वी की मोटी मोटी 3 परतें होती हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बिल्कुल 45 दिन में 0 से हीरो बनाने का चैलेंज है। और ये देखिए हमारी टीम इंडिया की टॉप मोस्ट टीम में से एक है। सीटेट में आपको जो चीज़ हम लोग दे देंगे भाई, सारे के सारे फैकल्टी मंझे हुए हैं, है ना, छाट के ढूंढे गए हैं, है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको समझ में आ गई। सबसे बाहर की लेयर भूप्रॉपर्टी, बीच में मेंटल और अंदर कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 हिस्से हैं हमारे अर्थ के, ठीक। अब थोड़ा सा इसको और हमने क्या किया, देखो हमने केक का तरह एक हिस्सा पृथ्वी का बाहर निकाल लिया, है ना। जैसे केक का पीस आप निकालते हो ना बर्थडे में, बड़ा मोटा सा छाट के निकालते हो, वैसे हमने क्या किया, पृथ्वी के अंदर से एक पीस काट के बाहर निकाल लिया। और जब पीस काट के बाहर निकाला है तो कुछ इस तरह से ये पीस दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखो इसको, देखो बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले बोला, देखो 10 बजे क्लास है, बड़ी लास्ट क्लास चल रही है मेरी, और मुझे पता है कि सुबह से शाम तक आप कोरोना के इस काल में डेटा बड़ा यूज़ होता है, तो प्लीज़ देखो डेटा बचा के रखो अगर क्लास को कंटिन्यू करना है, वरना फिर लाइव क्लास के बाद फिर आपको फिर रिकॉर्डेड वर्जन में मज़ा नहीं आएगा कल सुबह, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये हमने केक के पीस की तरह हिस्सा निकाला। तो देखो कोर हमारे पास अर्थ के कोर या क्रोड को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। एक आपका वाह्य क्रोड, कौन सा क्रोड है, वाह्य मतलब बाहर वाला, और दूसरा वाला जो अंदर का है वो है आपका आंतरिक क्रोड, है ना।
तो क्रोड के दो हिस्से हैं, बाह्य और आंतरिक। ठीक, फिर आता है मेंटल। ठीक, मेंटल जो है, मेंटल भी दो पार्ट में है, अपर एंड लोअर मेंटल, और उसके ऊपर आता है क्रस्ट। ठीक, अब क्रस्ट जो और अपर मेंटल का जो हिस्सा होता है, ठीक, ये एग्जाम में आएगा और फिर आ भी चुका है, इसे याद रखिएगा। क्रस्ट और अपर मेंटल का जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये देख लें, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो कई बार पेपर में आए, लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट और अपर मेंटल का सॉलिड हिस्सा, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल जो होता है, और क्रस्ट को मिला के क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो ये याद रखिएगा, मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एथनोस्फीयर जो होता है, एथनोस्फीयर वो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है, कहाँ का? आपका लोअर मेंटल। ठीक, इसे याद रखिएगा। और कोर जो है आपका, कोर जो है ये दो हिस्सों में है, बाह्य और आंतरिक। कैसे दो हिस्सों में बना है, अभी हम आगे इसको समझेंगे और जानेंगे। बिल्कुल, तो भाई देखो, ये चीज़ों को नोट भी करते चलिए। ठीक, अर्थ का जो बाहर का हिस्सा है, क्रस्ट, वो बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, तो सियाल बोलते हैं। ठीक है, मेंटल वाला पार्ट जो है वो सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीज का बना है। और जो अंदर का कोर वाला हिस्सा है ना दोस्तों, वो बना है नाइफे का, निकिल और आयरन का। तो इसे याद रखिएगा, अर्थ के केंद्र में निकिल और आयरन है। ठीक है, पृथ्वी जो है एक आग का गोला थी और वो धीमे धीमे ठंडे हुई। 4.6 बिलियन साल पृथ्वी की एज है। कितनी एज है? 4.6 बिलियन, है ना। पृथ्वी की एज कितनी दोस्तों? 4.6 बिलियन। इस 4.6 में 4 बिलियन तो वो आग के गोले की तरह जल रही थी, और जब वो जल ठंडी होना शुरू हुई तो जितने भी भारी तत्व थे उसके केंद्र में गए, तो क्या बन गया? कोर। निकिल और आयरन सबसे भारी है, सबसे ज़्यादा डेंस एरिया अंदर का ही है, लगभग 13 डेंसिटी के करीब है। फिर हल्के तत्व जमा हुए कहाँ पे? बीच में मेंटल बन गया। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीज, है ना। और हल्के तत्व आए तो आपका क्रस्ट बना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और फिर क्या हुआ? जितनी गैसें बाहर निकली अर्थ के ठंडे होने से, अर्थ के अंदर से, अर्थ की ग्रेविटी ने उसको रोका और क्या बन गया? वायुमंडल। तो भाई देखो, इस तरह से पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ। एक दिन में नहीं हुआ, मैंने जितनी जल्दी बता दिया उतनी जल्दी नहीं हुआ, अरबों साल लग गए। तो ये प्रक्रिया जो है बड़ी मुश्किल वाली है, तो इसको ध्यान से समझिए और समझते जाइए। बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि क्रस्ट सिर्फ 1 से 2% वॉल्यूम में है और मेंटल लगभग 83% वॉल्यूम में है आयतन के अनुसार, है ना। और कोर सिर्फ 16% है। तो पृथ्वी में अगर पूछा जाए कि इनका ऑर्डर बनाओ तो सबसे ज़्यादा आपका मेंटल है, फिर क्रस्ट है, और सबसे छोटा पार्ट कोर का है। इसे याद रखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या के मामले में सबसे आगे कौन है भाई? त्रिज्या के मामले में सबसे आगे मेंटल है, कि आपका क्रस्ट है। ठीक है, देखो, क्रस्ट की और कोर की रेडियस सबसे ज़्यादा है ना। और फिर उसके बाद मेंटल की, और सबसे आखिरी में क्रस्ट की। तो रेडियस के मामले में डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, मेरे जस्ट ऊपर आपका एक स्टेटमेंट लिखा है कि जैसे ही पृथ्वी में 32 मीटर नीचे जाते हैं, पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जैसे ही 32 मीटर नीचे जा रहे हैं, तापमान कितना कम हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस। 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे, भाई कहाँ पे जाएंगे? पृथ्वी के केंद्र में अगर जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र में अगर जाएंगे तो केंद्र में जाने पर तापमान धीमे धीमे करके और बढ़ेगा। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र में जो तत्व पाए जा रहे हैं वो किस अवस्था में होंगे? सॉलिड, लिक्विड की गैस? जल्दी से बताओ मुझे। जी मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है रश्मि जी की बीईओ का पेपर होगा, बट अभी नोटिस आ जाएगा। देखो, बीएड का पेपर तो करा रहे हैं, एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिया है। बीएड का जो यूपी का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है उसका तो हो गया है जारी, है ना। अब क्या है, बीईओ का पता चल जाएगा, इसी महीने है। बल्कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, कुछ चीज़ें छोड़ो हैं, है ना। अभी बताओ, पृथ्वी के केंद्र में जो तत्व है किस अवस्था में है? सॉलिड, लिक्विड की गैस, ठोस, द्रव की गैस, किस अवस्था में होंगे? जल्दी से बताओ। आर्यन बता रहे सॉलिड, और कोई बताएगा भाई? एमएस लिक्विड, प्रियंका बोली लिक्विड, और कोई बताएगा?
भाई आर्यन सॉलिड क्यों बता रहे हो और प्रियंका आप लिक्विड क्यों बता रही हैं? जल्दी से ये भी बता दीजिए। कौन जो आप सॉलिड बता रहे हो तो सॉलिड क्यों बता रहे हो, और अगर लिक्विड बता रहे हो तो लिक्विड क्यों बता रहे हो? जो भी बता रहे हो क्यों बता रहे हो, जल्दी से बता दो, है ना। फिर मैं इसको आसानी से बताता हूँ, सब चीज़ों को एकदम बहुत ही आसानी से। पूजा लिक्विड, देखो हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये नो डाउट ये बढ़ रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादातर चीज़ें लिक्विड होती हैं, तो लोग सोच के ये बोलेंगे लिक्विड। लेकिन देखो दोस्तों, ये एक बात जानो कि अंदर जाने पर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ नीचे जाने पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। और जब किसी भी वस्तु पर हाई प्रेशर लगाया जाता है और उसके प्रेशर उस पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब आ जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब आ गए तो उनके मॉलिक्यूल्स के करीब आने से क्या होगा भाई, वो अपनी एक स्टेज पीछे चला जाएगा। अगर गैस है तो लिक्विड, लिक्विड है तो सॉलिड। तो अर्थ के केंद्र में क्या है हमें कैसे पता चलेगा? ये सबसे मुश्किल काम होता है। देखो मैं अंदर नहीं गया हूँ, आप में से कोई अंदर गया तो जल्दी से बता दो कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है। मैं तो नहीं गया हूँ अंदर, आप में से कितने लोग गए हैं? जसिका बता रही निखिल और आयंक। देखो हम पृथ्वी के सबसे मुश्किल काम होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी निकालना, सबसे मुश्किल काम होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी निकालना, सबसे डिफिकल्ट काम होता है दोस्तों, है कि नहीं? सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी निकालना। ठीक, तो अब हम कैसे पता चले भाई हम पृथ्वी के कितने नीचे गए? भाई हमने कोयले की खानें जो खोदते हैं वो लगभग 2 से 4 किलोमीटर गहरी होती है। हम पृथ्वी के नीचे कितना गए? ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर, है ना। क्रस्ट से कितना नीचे गए? सिर्फ 8 किलोमीटर तक। तो आप किस बेस पर अपना अंदाज़ा लगा रहे हो? भाई मैं तो अंदर नहीं गया हूँ, कितने लोग अंदर गए हैं? जो गया है जल्दी से बता दो भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ, आप मुझे बताइए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, और हम पृथ्वी के अंदर जैसे बहुत से लोग बोले सॉलिड, बहुत से लोग लिक्विड, तो आप किस आधार पर बोल रहे हो? ठीक है, एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? हम किस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है भाई, है ना। और जब बना है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए हैं, है कि नहीं? और आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, देखो मैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं पूछता रहूँ आप जवाब देते रहो, न्यूटन का तीसरा नियम लगता रहेगा, मैं आपको बेस्ट चीज़ दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम लगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आर्यन बता रहे भूकंप और ज्वालामुखी। देखो बेसिकली भूकंप और ज्वालामुखी एकदम सही है, एग्जैक्टली तो भूकंप सबसे बढ़िया सोर्स होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट जो होता है पृथ्वी की अपर लेयर पर होता है, वो अंदर की जानकारी नहीं देता है, क्योंकि जो मेंटल वाला पार्ट होता है वहीं से जो ज्वालामुखी एक्टिव होता है, कोर वाले पार्ट से नहीं। तो पृथ्वी में भूकंप जो होता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे बढ़िया जानकारी देता है ना। तो एक बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, देन द आंसर विल बी सेस्मिक वेव्स या भूकंपी तरंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? लिखा हुआ है आपके पास, भूकंपी तरंगे या आपका सेस्मिक वेव। अब ये भूकंपी तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। हम आगे अर्थक्वेक और वॉल्केनो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में एकदम अच्छे से, है ना। बिल्कुल सही। देखो अब ये बताओ कि भूकंपी तरंगे, भूकंप आने पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को हम बोलते हैं भूकंपी तरंगे। अच्छा ये बताओ भूकंप क्यों आता है, कोई आइडिया बताएगा? देखो मैं अंदर नहीं गया हूँ और जितने मैंने किताबें पढ़ी हैं, किताबें और हाइपोथेसिस परिकल्पना के आधार पर मैं अपना आंसर दूंगा। अब ये बताओ भूकंप क्यों आता है, जल्दी से बताओ। जितने लोग यहाँ पर अभी लाइव हैं, ठीक है, बहुत कम लोग लाइव हो गए, शुरू में तो बड़े तेज़ी से आ गए थे, अब धीरे धीरे भागने लगते हो। डेटा वेटा ख़त्म करना करो भैया, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डेटा को एक्टिव रखो अपने, है ना। आखिरी क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये पार्ट 60 नंबर का है, पेपर 2 की तैयारी करो, 60 नंबर का एरिया मैं कवर करवाऊँगा और 40-45 नंबर तो आपको मिलेंगे। अब इसको 55 तक ले जाना है तो मेरे साथ थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। हाँ भाई बताओ भाई भूकंप क्यों आते हैं? तो देखो भूकंप आने का मेन वजह क्या है? साइंटिस्टों का मानना है,
ठीक है, मेरा नहीं, साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जो बहुत ज़्यादा अस्थायी होते हैं और अपने आप को स्थायी करने के लिए वो अपने अंदर से लगातार अल्फ़ा बीटा गामा तरह की किरणों को निकालते हैं। और जब ये किरणें बहुत तेज़ी से निकल के ऊपर आके सतह पर टकराती हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। और जब ये एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से सतह पर हिट करती है तो क्या होता है? वहाँ पर मूवमेंट चालू होता है, प्लेटें लड़ती हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है? भूकंप आना शुरू होते हैं। भाई भूकंप को हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट अभी हम यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है, ठीक है। आर्यन ने आंसर दिया है, बिल्कुल बढ़िया। NR रामंग, अर्थ के अंदर भौगोलिक तरंगों के आने से आते हैं। भौगोलिक तरंग नहीं बोल सकते हैं कि आप देखो, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन जो ज़्यादातर साइंटिस्टों ने माना है वो बताया है कि पृथ्वी केंद्र में रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, उसी के कारण। चलो, अब ये भूकंपी तरंगे जो हैं भूकंप आने पे जनरेट होती हैं। भूकंपी तरंगों को हम मूल रूप से दो तरीके के मानते हैं, लेकिन उसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में तीन तरीके की होती है। तो भूकंपी तरंगे आपके पास यहाँ पे लिखी, भूकंपी तरंगे कितनी होती? तीन, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो भूकंपी तरंगे होती तीन। प्राथमिक तरंगों की खास बात क्या होती है भाई? प्राथमिक तरंगों की खास बात ये होती है ये हर तरह के माध्यम में चल सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर माध्यम में चल सकती हैं, तो ये प्राथमिक तरंगे होती हैं। द्वितीयक तरंगे कौन सी होती हैं? जो आपका लिक्विड में नहीं चलती हैं, द्रव में नहीं चल सकती हैं भाई, वो तरंगे होती हैं आपकी द्वितीयक तरंगे। और अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं इनकी खास बात क्या होती है? ये पृथ्वी की सिर्फ सतह पर चलती हैं। इट ट्रैवल ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे खतरनाक होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, सबसे विनाशकारी तरंग यही होती है, सबसे ज़्यादा विनाश यही लाती है। और सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन सी तरंग चलती है भाई? स्पीड में चलती है प्राइमरी वेव्स। तो ये याद रखिएगा, प्राइमरी वेव सबसे स्पीड में चलती है और सबसे खतरनाक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य तरंगे, इसे याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। भूकंप जो आता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, भूकंप जो आता है वो आता है कहाँ पर? लिथोस्फीयर पर। कहाँ पर आता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। अब जब ये आता है तो किसकी वजह से आता है? भूकंपी तरंगे या सेस्मिक वेव की वजह से आता है। दोस्तों, सेस्मिक वेव होती है मूल रूप से दो तरह की, एक होती है बॉडी वेव, ठीक है। बॉडी वेव सबसे बेसिक फॉर्म में जनरेट होती है और जब ये आके रॉक या किसी माध्यम में टकराती है तो उस माध्यम में टकराने के बाद ये जनरेट करती है दूसरी वेव, सरफेस वेव, ठीक है। और इस सेस्मिक वेव को रीड करने वाला एक यंत्र होता है, उसे हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल नीतू, बिल्कुल। हेलो नागेंद्र, रश्मि, पूजा। देखिए मेरी 5 बजे क्लास है, अनअकैडमी ऐप पे 5 बजे क्लास होगी, उसकी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी, है ना। और अच्छा ये बताओ, सेस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंपी तरंगों को रीड करता है। सेस्मोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट विच रीड सेस्मिक वेव। भूकंपी तरंगों को रीड करने वाला एक ग्राफ हमारे पास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेस्मोग्राफ। देखो ये भूकंपी तरंगों का डायग्राम भी यहाँ पे दिख गया आपको, देखो ये दिख रहा है आपको डायग्राम, मेरे जस्ट बगल में बना हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव, पी और एस को एक साथ मिला के हम बोलते हैं बॉडी वेव, है ना। और सरफेस वेव कौन सी होती है? जो पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे ज़्यादा क्या करती है? नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। देखो ये है आपका सेस्मोग्राफ, दिख रहा है? सेस्मोग्राफ दिख रहा है भाई? जल्दी ये वो सेस्मोग्राफ क्या करता है, जल्दी से बताओ। सेस्मोग्राफ क्या करता है? जल्दी से बता दो भाई आप लोग, सेस्मोग्राफ क्या करता है? व्हाट डिड सेस्मोग्राफ डिड, है ना, जल्दी से बता दो सेस्मोग्राफ क्या करता है। देखो सेस्मोग्राफ ये बना हुआ है और सेस्मोग्राफ इसी सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पर? जड़त्व के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेस्मोग्राफ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। सेस्मोग्राफ क्या बताता है? जल्दी से बताओ, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देता है? देखो यहाँ पर अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चे कहते हैं सर सेस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता बताता है, ये बिल्कुल गलत है।
सेस्मोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक। भूकंप की जानकारी देने वाला सिर्फ ये यंत्र होता है कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। सीलिंग से लटका था, भूकंप आता है तो रीडिंग नोट होने लगती है। तो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इसी सेस्मोग्राफ में हम कोई स्केल यूज़ कर लेते हैं, आमतौर पर रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें 0 से 10 के पैमाने होते हैं, या मार्केली स्केल जिसमें 1 से 12 तक के पैमाने होते हैं। जब इसमें कोई स्केल फिट करते हैं तो भूकंप की तीव्रता पता करते हैं। तो याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं सेस्मोग्राफ के साथ, और सेस्मोग्राफ मात्र भूकंप की जानकारी देता है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच गिव ओनली द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक। ठीक है, तो अभी देखो ये तो हमने अर्थक्वेक की बेसिक चीज़ बता दी। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में देख लेंगे आगे, है ना। अब देखो इसके आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे ली, इस डायग्राम से समझोगे। जब भी हमने सेस्मिक वेव्स को या भूकंपी तरंगों को नोट किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई देखो डायग्राम को आप ध्यान से देख लो। ठीक है, और इस डायग्राम को देखने के बाद हमने देखा कि भाई पी वेव और एस वेव की हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है। ठीक, अब इसको समझिए डायग्राम को। ठीक, अब इस डायग्राम को समझो। जब हमने देखा कि पी वेव्स येलो कलर में, पी वेव्स अर्थ के सेंटर से होकर निकली जा रही, कहाँ से होकर निकली जा रही, सेंटर से, है कि नहीं। लेकिन जब एस वेव ट्रेवल कर रही है तो ये आपके अर्थ के कोर में नहीं जा रही है, बल्कि कोर से रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर किनारे से निकली जा रही है ना, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ऐसे किनारे से निकली जा रही है। अभी अगर कोर में नहीं जा रही, इसका मतलब कोर कैसा है, कोर है आपका सॉलिड। कैसा है, सॉलिड। तो हमें पता लगा भाई कोर या केंद्र कैसा है, सॉलिड। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने पी वेव की स्पीड को चेक किया। क्या किया, स्पीड। जब इसकी स्पीड देखी तो यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड पी वेव की कितनी है, पी वेव की स्पीड यहाँ पर मान लो v है। तो यहाँ पे गया, ठीक है, लिक्विड में, तो लिक्विड में स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा केंद्र में गया, हमने जब इसकी स्पीड नोट करी तो ये और ज़्यादा हो गई, पहले वाले से भी ज़्यादा, है कि नहीं। और फिर दूर आते आते फिर स्पीड कम हो गई और बाहर निकलते फिर नॉर्मल हो गई। तो इस तरह से जब हमने इन वेव की स्पीड को चेक किया तो हमें यह अंदाज़ा हुआ कि केंद्र में जाते ही स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किसी भी वस्तु का जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, घनत्व पर, घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, चाल बढ़ेगी। तो इससे यह अंदाज़ा पता चला कि पृथ्वी का केंद्र का जो अंदर वाला हिस्सा है वो सॉलिड है और बाहर वाला हिस्सा जो है वो लिक्विड है। तो इस आधार पर हमने बोला कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड है। ये याद रखिएगा। पृथ्वी का केंद्र क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है ना, पृथ्वी का कोर या क्रोड कैसा है, तो याद रखिएगा कोर दो हिस्सों में है, इंटरनल एंड आउटर कोर। इंटरनल कोर आपका कैसा है, सॉलिड, और आउटर कैसा है, वह क्रोड कैसा है, लिक्विड। इसको दोस्तों याद रखिएगा। क्यों है, इसका रीजन मैंने बताया, इसी आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का पता किया गया। इसलिए भूकंपी तरंगे जो होती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने का सबसे बढ़िया माध्यम होती हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया जो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ समझाई। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो भाई लाइक और शेयर करते जाओ, वीडियो को आगे तक पहुंचाते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करते जाइए। भाई समझ में आया, जल्दी से बताओ, आ गया समझ में? चलो, आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ, यस और नो। भाई मुझे बस यस नो में जवाब दो। अगर आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। आर्यन को तो आ गया भाई, बाकी लोग भी भाई जवाब दे दो। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो भाई जवाब दे दो थोड़ा बहुत। आप लोग बड़े नीरस हो जाते हो जवाब देने के मामले में। ओके, अब आ गया है। प्रशांत यस, अंजू यस, ममता यस, पूजा यस। ओके चलो भाई, सबको समझ में आ गई। अब कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है महाद्वीप और महासागर। ठीक है, अच्छा ये बताओ हमारे पास कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं?
जल्दी से बताइए, कितने महाद्वीप और कितने महासागर है हमारे पास, जल्दी से बता दो। हाउ मैनी ओशियन एंड कॉन्टिनेंट वी हैव, जल्दी से बताओ, फिर हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और कुछ चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो हमने कुछ पृथ्वी से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है। ठीक है, आज हम बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ओके, 5 ओशियन है, 7 कॉन्टिनेंट है, वेरी गुड। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? देखो हमारे पास महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप हमारे पास है दोस्तों 7, और महासागर कितने हैं? महासागर हमारे पास 5। कितने हैं? 5। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से देख लो और समझ लो, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है एरिया वाइज? आपका अफ्रीका। फिर भाई तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? साउथ अमेरिका। और 5वें नंबर पे जो आप गलत करते हो एरिया वाइज आता है अंटार्कटिका। और 6ठे नंबर पे दोस्तों आता है यूरोप। और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इस बारे में आपको जानकारी है। अब महासागर की अगर हम बात करें तो भाई सबसे बड़ा महासागर है आपका पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। बिल्कुल सही, ये ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी, अक्सर आता है। प्रशांत महासागर, देखो ग्लोब का आगे का हिस्सा तुम लोग को दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा है। पीछे घुमाओगे तो पीछे से पूरा एक सेमी सर्किल चक्कर लगा के पूरा यहाँ तक क्या है? पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर बड़े बड़े 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो पास पास के लैंड होने की वजह से ये हमारा सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, सबसे व्यस्तम महासागर है। ठीक है, सबसे बिजिएस्ट ओशियन हमारे पास कौन सा? अटलांटिक ओशियन। इसको हिंदी में हम आंध्र महासागर भी कहते हैं। बिल्कुल सही ममता, देखो मैंने बोला ना मैं याद करा दूंगा, तो बहुत से लोगों को याद भी हो रहा है और अच्छी बात है। देखो घटता हुआ क्रम है। अब देखो अटलांटिक ओशियन को ध्यान से देखोगे तो ये एक एस बना रहा है ना, सलमान खान वाला एस, सुपरमैन वाला एस, देखो ये एस बना रहा है। तो वो कौन सा महाद्वीप है जो एस आकृति का है? वो है आपका अटलांटिक महासागर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वो कौन सा महासागर है जो ऐसा आकृति में है? अटलांटिक महासागर। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी रूट से होता है, इसीलिए सबसे व्यस्तम महासागर है। अब इसके बाद आते हैं तीसरा सबसे बड़ा महासागर, वो है हमारा हिंद महासागर। ये ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? हिंदुस्तान या इंडिया। बिल्कुल सही ममता, एकदम सही, वेरी गुड। हिंद महासागर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये ऐसे पूरा ये एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर एक महासागर मिलता है, चौथा सबसे बड़ा महासागर, वो है आपका दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन। बहुत सारे लोग अभी इसको मानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में दे दिया गया है, तो इसीलिए हम इसे मानते हैं दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। एकदम कॉर्नर वाला, मेरे बगल वाला, ये दिख रहा है आपको? ये एकदम बगल में जो दिख रहा है यही वाला है। ठीक, और सबसे छोटा और सबसे आखिरी ओशियन हमारा है कौन सा? आर्कटिक ओशियन। इसे छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। छिपा हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक। तो देखो इनका भी घटता हुआ क्रम देख लिया, उसका भी देख लिया, घटते हुए क्रम में आता है। देखो बहुत सीटेट के पेपर में बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, ऑर्डर में लगाने को दे दिया, बेसिक तरीके से चीज़ें पूछ ली जाती है और आप इसमें फंस जाते हो। तो इसमें बिल्कुल मत फंसिएगा, बहुत आसान सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलो भाई अब थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। देखो यूरोप और एशिया एकदम बगल बगल में लगे हैं और इसके बीच में ये देखो ये बाउंड्री है।
ठीक है, तो यूरोप और एशिया की बाउंड्री जो बनाता है वो बनाता है कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत या यूराल माउंटेन। वो कौन सा पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है? यूराल महासागर, यूराल पर्वत। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यूराल पर्वत के अलावा आपका कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर, ये दोनों क्या करते हैं? यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। तो भाई मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अभी देखो आज मैंने पहली क्लास शुरू करी है, बाकी दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्लास एकदम ज़ीरो से शुरू होगी, एकदम बेसिक से एक एक चीज़ पढ़ाते हुए चलूँगा, है ना। चलो भाई, अब डेटा को कल ख़त्म ना करना, आज के लिए क्या इतना रहने दें या अभी और पढ़ने का मन है आपका? जल्दी बताइए, इतना रहने दें कि अभी और पढ़ना है? बताइए। इतना, क्योंकि मैं पढ़ा तो लंबा सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों का डेटा ख़त्म हो गया है। ठीक है, डेटा मत ख़त्म करो। और बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं है। बिल्कुल आज पहली क्लास है, क्लास 1। देखो नोटिफिकेशन में भी लिखा होगा, बहुत से लोग आज पहली बार मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो। देखो क्लास तो वैसे 3 तारीख से शुरू हो गई है, लेकिन मेरी क्लास आज पहली है क्योंकि मैं छुट्टी पे चल रहा था कुछ कारणों से। और अभी बिल्कुल बिल्कुल आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, है ना। मैं पढ़ाने में तो अभी और आगे भी पढ़ा सकता हूँ, बट अभी थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, स्पीड धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे ज़्यादा पढ़ने की। अभी क्या है, अभी पहले थोड़ा सा आप यूज टू हो जाओ। बहुत से लोग आज मेरे से पहली बार क्लास पढ़ रहे हो, भाई क्लास पढ़ के मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो भाई देखो, मैं पहली चीज़ बता दूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। और कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ भाई, जैसे कि बेसिक चीज़, है ना। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये जान लो भाई, देखो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, है ना। ठीक, मैं तो कंटेंट बहुत लेके आया था, मैंने सोचा 1.5 घंटे तक खींच दूंगा, लेकिन अभी बच्चे आते जाते रह रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूँ। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरे क्लास के सारे अपडेट्स मिलेंगे। और जैसे अभी मैंने जो पढ़ाया है इसका कंप्लीट नोट्स आपको अपडेट होता रहेगा, यहाँ PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखो टेलीग्राम आईडी ये लिखी हुई है ऊपर, ठीक है, @ ये ऊपर लिखी हुई है, आपको दिख रही ना, मेरे जस्ट ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, @study_fs। बाकी देखो अगर आप में से कोई भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो मेरे इस कोड को यूज़ कर लो भाई, कोर्स लेके आपको बेनिफिट ही मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो सुपर टेट और आगे की चीज़ों को, है ना। और ये यूट्यूब चैनल है, ये देखो मेरा ये नंबर है, अगर आप में से कोई भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आनी, उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो बतानी थी। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल हम दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। देखो ड्रैगन भी भूखा बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि उसको कुछ मिले, है ना। तो अब भाई टाइम आ गया है कि क्या करने का, तैयारी कमर कस लो। देखो सितंबर में लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म, सब चीज़ें खुल जाएंगी और इस टाइम में जितने लोग अच्छे से पढ़ लेंगे वही आने वाले एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। देखो एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो जाएगा, तो नवंबर से पहले हम आपको सारी चीज़ें करा देंगे दोस्तों। चलिए गुड नाइट, सी यू टुमारो, इसी टाइम मिलेंगे 10 बजे। बाकी दोस्तों को भी बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में दोस्तों। चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स।